सेकेंड ईयर नहीं, उनका एक जर्नल सिलेबस है, उसमें उन्होंने चैप्टर्स दिए हुए 1 से लेकर के 12, 13, 14 जितने भी दिए हुए। अब उसके अंदर आपके पास जो है वो रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉइस चेक कर लूँ, सेट है, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये सवाल चल रहा था कि उर्दू में रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए, आप में से कोई कर ही नहीं रहा है। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन भाई? इज देयर एनी आंसर, यस और नो? मुझे इतना बता दो, क्या उर्दू में रिप्रोडक्शन का कोई जवाब है कि नहीं है? हाँ है ना भाई? नया जानदार जनने का अमल, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन जी। जनने नहीं, जनने मतलब पैदा जब एक नया ऑर्गेनिज्म होगा किसी भी एक लिविंग बॉडी से, सही है, किसी भी एक जानदार से एक नए जानदार की जो पैदाइश है डायरेक्टली उसी के फॉर्म में या फिर एग की शक्ल में, देन फिर कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन बॉडी के बाहर, मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, एक नए जानदार का बनना किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पता नहीं किस बात की शर्म आ रही थी तुम लोग को इस उर्दू को बोलने में। तुम लोग क्या डेफिनेशन सोच रहे थे रिप्रोडक्शन से? उर्दू नहीं आ रहा था है? अब आ गई उर्दू। सो व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस। सही है, तो मैं तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ना, उर्दू में लिखवाऊं यहाँ पे, तो लिख लो, मैंने तो बोल दिया था, एक नए जानदार के पैदा होने का अमल, सही है, ये एक जानदार का नए जानदार को जनने का अमल, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिख लो उर्दू में, सही है। अब हंसी आ रही, जनने का अमल, अब जन्ना जो तुम लोग समझो, सही है। सो व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लिविंग बीइंग, सही है, फ्रॉम इट्स पेरेंट, मतलब एक पेरेंट बॉडी से एक नए ऑर्गेनिज्म के पैदा होने का जो प्रोसेस है, दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के लिए चंद चीजें नेसेसिटीज हैं, जरूरियात हैं या जरूरी हैं, जिसके बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दे आर कॉल्ड नेसेसिटीज ऑफ रिप्रोडक्शन। नेसेसिटीज ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जरूरियात, रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब ये कि एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, एक नए ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए एक सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड जायगोट, और उस जायगोट के बनने के लिए एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का बनना जरूरी है, एंड दैट आर कॉल्ड स्पर्म एंड ओवम। और स्पर्म के बनने के अमल को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के बनने को क्या बोलते हैं? oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तो ये तो अलग अलग करके कह रहे हैं, जनरली क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो पहली चीज क्या है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। पहली चीज क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अब गैमेट्स तो फॉर्म हो गए, अब गैमेट्स के फॉर्म होने के बाद क्या चीज जरूरी है? मैटिंग। क्या चीज जरूरी है? मैटिंग। मैटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मेल बॉडी कम्स टुवर्ड्स द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड मैटिंग। मैटिंग के नतीजे में क्या होगा? मेल सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज कॉल्ड स्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज कॉल्ड ओवम आर गोइंग टू फ्यूज एंड फॉर्म जायगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो दूसरे नंबर पर क्या चीज है भाई? मैटिंग। और तीसरे नंबर पर क्या चीज है? फर्टिलाइजेशन। सही है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद क्या चीज होगी? जायगोट बनने के बाद एक नया प्रोसेस पूरा कंप्लीट स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन की जो कहानी है वो हम इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा ग्रोथ का और फिर डेवलपमेंट का। तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को इधर नहीं देख रहे, सही है, हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को इधर नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ किस चीज तक नोट करते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? अ प्रोसेस बाय विच अ मेल स्पर्म फ्यूजेस विद द फीमेल ओवम एंड प्रोड्यूसेस द जायगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कितने तरह की फर्टिलाइजेशन होती है? यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि स्पर्म सेल जो है
अब स्पर्म सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉलर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेल। सही है। यहां पर इसके ऊपर कवरिंग आ जाती है और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ये हेड जो है वो कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। सही है। तो ये जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस करके किसको देते हैं? स्पर्म को। और ये स्पर्म उस एनर्जी को कहां यूज करता है? फॉर द पर्पस ऑफ मोटिलिटी। इसके पास जो टेल फाइबर है इसको बिल्कुल फ्लैजिला की तरह ये मूव करता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। मूवमेंट जो चीज कर सकती है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? सीसाइल या मोटाइल? मोटाइल। खुद से मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मोटाइल। इट मींस द मेल स्पर्म्स आर मोटाइल। मेल स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है। वेयर एज द फीमेल बॉडी जो चीज प्रोड्यूस्ड होती है oogenesis के नतीजे में, एंड दैट इज कॉल्ड ओवम, दैट इज कॉल्ड ओवम। ठीक है। तो मेल बॉडी का स्पर्म और फीमेल बॉडी का ओवम जब आपस में फ्यूज होकर एक नया सेल बना दे, एंड दैट सेल इज सिंपली कॉल्ड एज जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेल स्पर्म और फीमेल बॉडी का ओवम मिलकर एक नया सेल बना रहे हैं, डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं, दैट इज जाइगोट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट मे बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट मे बी टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर भी हो सकता है प्रोसेस और बॉडी के बाहर भी। इफ टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अगर अंदर हो तो इसे क्या कहेंगे? कौन सी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के बाहर हो तो क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सही है। फर्टिलाइजेशन इज मे बी इंटरनल, फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल। सही है। मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने अंडे क्या करते हैं या ओवम और स्पर्म कहां प्रोड्यूस करते हैं? इन अ वाटर, पानी में। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम आर प्रोड्यूस, जिसमें से हंड्रेड्स जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाते हैं? फर्टिलाइज हो पाते हैं। क्यों? उसमें चांसेस जो है फर्टिलाइज होने के बहुत कम होते हैं। क्या मालूम स्पर्म जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है कि वहां पर सारे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या मालूम ओवम जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या मालूम स्पर्म ओवम तक रीच ना कर सके, या फिर स्पर्म की जो तादाद है वो इस तरह की क्वालिटी बेस इतना नहीं है, या जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे या जो स्पर्म और ओवम है उसको जो डिफरेंट फिशेज या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है वो उसको खा ले। दैट इज व्हाई द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज डेंजरस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब एक फर्टिलाइजेशन के नजरिए को देखते हुए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन स्टेबल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टेबल है, तो उसमें हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टेबल नहीं है, इंटरनल क्या है? ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर्ड। ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जहां पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वहां पर एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल स्पर्म मल्टीपल ओवम प्रोड्यूस करता है। जहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वहां पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत प्रॉपर और मैक्सिमम हो जाते हैं। तो वहां पर स्पर्म और ओवम की तादाद बनिस्बत एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या प्रोड्यूस होती है? कम होती है। सही है। एक्सटर्नल में ज्यादा, इंटरनल में कम प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म और ओवम। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बनने के बाद डेवलपमेंट और जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, वो इधर हमें डिस्कस नहीं करना। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस। अब मैं उसके पूरे वो ग्राफिकल फॉर्म में नहीं जाऊंगा, वो जो पूरी इमेज है उसमें नहीं जाऊंगा, वो इंटर में आप पूरी डिटेल पढ़ करके। सही है। हम सिर्फ और सिर्फ उसको डेफिनेशन बेस देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस अ प्रोसेस बाय विच द स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? आपके पास लेटिक सेल्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और सर्टोली सेल्स होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द टेस्टिस। तो लेटिक सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस में। एंड फाइनली द 4 मेच्योर स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटिड्स बनता है, फिर आपका स्पर्मेटिड से जो है फिर मेच्योर स्पर्म बनता है। ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीट वन साइकिल देयर आर 4 स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ अ फीमेल ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सही है। तो oogenesis में क्या होता है?
अ प्रोसेस बाय विच द ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन अ फीमेल बॉडी। सही है। कहां पर बनता है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस? किधर होता है? अभी बताया है, टेस्टिस में। और oogenesis का प्रोसेस कहां पर होता है? ओवरीज में। सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस in testis and the oogenesis is taking place in the ovaries। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेजरली तौर पर जो स्ट्रक्चर है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड टेस्टिस। सही है। उसे क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। बेटा नहीं बात करो। टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिस मस्कुलर बैग या फिर जिस स्किन कवरिंग के अंदर मौजूद होते हैं, उस कवरिंग का क्या नाम होता है? कवरिंग का नाम क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर in which the sperms are being produced। सही है। स्क्रोटम के अंदर sperms are being produced। स्क्रोटम is a pouch like structure in which the testes are present। सही है। सवाल ये उठता है कि why the testis descends down from the abdominal cavity। बताओ। टेस्टिस के ऊपर बिल्कुल वही कवरिंग होती है जो एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग होती है। ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका वेजिनैलिस और ट्यूनिका एल्बुगिनिया जो आपके पास एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स हैं उनके भी ऊपर कवरिंग होती है और टेस्टिस के भी ऊपर वही कवरिंग होती है। इट मींस के टेस्टिस आर जस्ट डिसेंड्स डाउन फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड्स डाउन क्यों होता है? जब एक मेल की रिप्रोडक्शन होती है उस वक्त एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस क्या हो जाता है? डिसेंड्स डाउन हो जाता है। क्यों? किस लिए? टेम्परेचर क्या जरूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है भाई। तो होता क्या है कि टेस्टिस डिसेंड्स डाउन होकर के कहां पर आ जाते हैं? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम में क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के लिहाज से 1 डिग्री लेसर होता है, जो कि स्पर्म की रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? स्पर्म की फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सही है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से लेसर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर मिल गया, देखो 20 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस है तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क, लेकिन हीट एनर्जी का बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है ना फिल, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लेने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी का और स्क्रोटम का टेम्परेचर 1 डिग्री लेस है। बॉडी का कोई भी पार्ट हो, इट इज 70% एटलीस्ट मेड अप ऑफ वाटर, चाहे वो बॉडी का कोई भी सेल हो। इट मींस के स्क्रोटम के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जो वाटर या जो लिक्विड मीडियम है उसमें अच्छी खासी हीट एनर्जी कम है बनिस्बत किसके लिहाज से? एब्डोमिनल कैविटी के लिए। दैट हेल्प्स टू कंप्लीटली मेच्योर एंड फॉर्म द स्पर्म, जो कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूस भी होने में और मेच्योर भी होने में। किसको? स्पर्म्स। अब अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस आर अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर बाय विड्थ इन अ मेच्योर मेल पर्सन। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। सो इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। इन अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, जब हम माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहां पर लॉब्यूल्स नजर आएंगे, इस तरीके के कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, लॉब्यूल्स नजर आएंगे। तकरीबन एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 250 टू 350, 250 से 350 के दरमियान लॉब्यूल्स होंगे। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 200 टू 350, 200 से लेकर 350 लॉब्यूल्स मौजूद होंगे। और इसके अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, और वो होता है तकरीबन 2 से 4 हर एक लॉब्यूल के अंदर। और इस ट्यूब्यूल को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसको? वाह भाई, इसे क्या कहा जाता है? अब क्या फायदा? इसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस
टिब्यूल्स। क्या कहते हैं इसे हम? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है वो हर एक एक लॉब्यूल में 2 से 4 है। सही है। लेट सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों के चारों मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाएंगे और उस कॉमन डक्ट को बनाकर लॉब्यूल से बाहर निकलते चले जाएंगे। हर लॉब्यूल से इसी तरह का एक एक ट्यूब निकलता हुआ आपको नजर आएगा। हर लॉब्यूल से क्या निकलता हुआ नजर आएगा? एक एक इस तरह का ट्यूब। और यहां पर आने के बाद इट विल फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और इसे क्या कहा जाएगा? ये जो ट्यूब्यूल्स है ना जो निकल रहे हैं, दे आर कॉल्ड रेटी टेस्टिस। इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड रेटी टेस्टिस। और फिर ये जो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, फिर जब ये ट्यूब्यूल्स आपस में कंबाइन होकर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब एक तो रेटी टेस्टिस है, तो दूसरा रेटी टेस्टिस, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, हर लॉब्यूल से आ रहा है। वो जो मल्टीपल रेटी टेस्टिस आपस में कंबाइन होकर एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमस, जो यहां पर टेस्टिस के ऊपर आपको नजर आता है। सो दिस हाईली कॉइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? वास डिफेंस। ये वास डिफेंस किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है? वास डिफेंस किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है? लेफ्ट साइड और राइट साइड से। वास डिफेंस आएगा एंड इट विल continue to the another tubular structure and that is called urethra. Urethra is a common tube for the passage of sperm and for the passage of urine. सही है। ये यूरिनेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि यही ट्यूब्यूल यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, और यही ट्यूब्यूल किसके साथ कनेक्टेड है? वास डिफेंस के साथ। वास डिफेंस किसके साथ कनेक्ट है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस किसके साथ कनेक्टेड है? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस किसके साथ कनेक्टेड है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो इट मींस कि स्पर्म की प्रोडक्शन कहां पर होगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इस यहां पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहां पर आपको 2 तरह के सेल्स मिलते हैं, अभी नाम भी बताया था। नंबर 1 लेडिक सेल्स एंड नंबर 2 सर्टोली सेल्स। एक सेल की टाइप है, अब ये इतना डीप में नहीं बता रहा, बस इतना बता दे रहा हूं कि एक सेल का क्या काम है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना, और दूसरे का क्या काम है? मेल सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। मेल सेक्सुअल हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। सही है। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो वो यहीं से प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है। दैट डेवलप्स द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें डीपनिंग ऑफ वॉइस, जाहिर है मेल की शार्प वॉइस तो होती नहीं है, डीप होती। सही है। देखा पटाखा आवाज किसी मर्द की जैसे औरतों की होती है, चिल्लाने वाली नहीं होती ना? क्यों नहीं होती? बिकॉज दिस कैरेक्टर मेक्स द वॉइस डीपेंड। बियर्ड एंड मुस्टेचेस डेवलपमेंट। सही है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये तो पैसेज वे, इसके अलावा 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? बताओ भाई, इतना तो बताओ। सबसे पहला सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होगा? जो बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के सामने होता है, बिल्कुल इस पॉइंट पर होता है। चलो बना रहा हूं, शायद बता दो। क्या कहते हैं इसे? सेमिनल वेसिकल्स ना। एंड दे प्रोड्यूसेस द सेमेन। इसकी भी सिक्रीशन आ गई यहां पर, स्पर्म के साथ मिक्सिंग कर दिया गया। नेक्स्ट, स्पर्म का मीडियम होता है बेसिक। जो सेमेन है उसका मीडियम कैसा होता है? बेसिक। बिकॉज फीमेल वेजाइना जो है उसका जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक।
टू न्यूट्रलाइज द पीएच, नेचुरली तौर पर नेचर ने मेल के जो यूरिथ्रल पाथ है इसको बनाया है बेसिक। ये जो सेमेन है इसकी प्रोडक्शन से जो स्पर्म का मीडियम हो जाता है वो क्या हो जाता है, बेसिक, ताकि जब मेल स्पर्म फीमेल वेजाइना से क्रॉस ओवर हो तो वहां का जो पीएच है एसिडिक, वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय ना कर सके। अच्छा, तो ये कौन सा ग्लैंड है भाई, बताया भी आप लोगों ने, कौन सा ग्लैंड है ये, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद फाइनली पी साइज ग्लैंड होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, या फिर दूसरा क्या नाम है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। सही है, यूरिथ्रा। अब यहां पर ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं इन तीनों की सिक्रीशन मिक्सअप होती है, किसके साथ मिक्सअप होती है, इन तीनों की सिक्रीशन जो है बेटा, ये जो तीनों के तीनों ग्लैंड्स हैं इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिक्सअप होगी एंड फॉर्म द सेमेन। सही है, ये तीनों की होगी एंड फॉर्म द सेमेन। सही है, ये तीनों की सिक्रीशन मिक्सअप होगी ताकि क्या फॉर्म हो, क्या बने, सेमेन, इन विच द स्पर्म्स मूव। सही, इन विच द स्पर्म मूव। तो स्पर्म का जो मीडियम है वो फ्लूइड है, और वो फ्लूइड क्या है, सेमेन, और वो सेमेन कौन प्रोड्यूस करता है, द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, द यूरिथ्रा एंड द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। मेल कोइटल ऑर्गन एंड द यूरिनरी ऑर्गन इज अ पेनिस इन विच द यूरिथ्रा मूव्स। सही है, तो यूरिथ्रा जो मेल पेनिस है वहां से क्रॉस ओवर होता है, तो इसीलिए जो सेमेन है अलोंग विद द स्पर्म मेल पेनिस के जरिए से क्या होता है, बॉडी से इजैक्यूलेट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है, ये क्या था हमारा पूरा पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बैटरी हो रही है लो, लेकिन क्लास अभी बाकी है, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद वीडियो को कर देंगे स्टॉप, मोबाइल को कर देंगे चेंज, बल्कि मोबाइल को नहीं चेंज करेंगे, वैसे ही पढ़ लेते। सही है, करो इसको कॉपी।